हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। गाइस, आज मैं आपको इग्नू की कोर्स BEGG 172 लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स करवाऊंगी। इस बुक में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, जिसका फर्स्ट ब्लॉक मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अभी मैं आपको ब्लॉक 4 करवा रही हूँ। और ये देखिए, ब्लॉक 4 जो है, यहाँ पे टोटल आपके पास में 5 यूनिट्स हैं, जिसमें से 3 यूनिट्स मैं करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको इसकी 3rd यूनिट करवाऊँगी, वर्ब फ्रेज़, जो ऑलरेडी मैं स्टार्ट करवा चुकी हूँ। इसका वर्ब फ्रेज़ का सेकंड पार्ट मैं आज अपलोड करूँगी गाइस। और यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एक बार आप देखना, इसी सब्जेक्ट कोड से BEGG 172 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जिससे आपको ईज़िली जो सब्जेक्ट है आपका वो मिल जाएगा, और उससे रिलेटेड जितने भी यूनिट्स हैं और जितने भी चैप्टर्स हैं, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। नाउ हम करेंगे आज यूनिट 3 वर्ब फ्रेज़, जिसमें ये सब कुछ मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। इसकी चेक योर प्रोग्रेस 1 मैंने पूरी कंप्लीट कर दी थी। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन थे। नाउ आज हम करेंगे इसका 3.5 जो हेडिंग है वो देखिए क्या कहता है इसमें, कि 3 फीचर्स होते हैं जो वर्ब फ्रेज़ होती है। जितनी भी वर्ब फ्रेजेस होती हैं, इनके 3 फीचर्स होते हैं। फर्स्ट फीचर है टेंस, सेकंड वन इज़ एस्पेक्ट एंड नंबर 3rd इज़ मूड। यहाँ पे स्टार्टिंग किससे है? टेंस है। जब आप टेंस पढ़ते हैं या फिर जब भी इंग्लिश की बात आती है ना, तो टेंस हमेशा वर्ड आता ही आता है। जब आपको स्पोकन करनी हो या फिर ग्रामर करनी हो, तो हर एक के लिए ना मैंडेटरी होता है कि आपको टेंस आने ज़रूरी है। लेकिन टेंस का जो ग्रामेटिकल फीचर होता है ना, ऐसा पढ़ा है हमने और सुना है कि ये टाइम से रिलेटेड होता है, और ये चीज़ सब लोग मानते हैं। जैसे जो प्रेजेंट टेंस है वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट टेंस पास्ट की बात कर रहा है, और फ्यूचर टेंस फ्यूचर की बात कर रहा है। और फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, हम सिर्फ एक आइडिया लेते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, मतलब कि पूरी तरीके से इस बात की श्योरिटी नहीं है। तो टेंस क्या है? एक ग्रामेटिकल सिस्टम होता है जो कि टाइम के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये सिंपली 1 to 1 रिलेशन नहीं होता है कि जैसे जो प्रेजेंट टेंस की बात अगर आप करेंगे तो उसमें सारा टाइम प्रेजेंट का ही होगा, या फिर जो करंट में सिचुएशन चल रही होगी आप उसी से रिलेटेड बात करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। टाइम इज़ डिवाइडेड इन द सेम वे ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट ऑल लैंग्वेजेस डू नॉट हैव द सेम 3 वे ऑफ सिस्टम टेंस टू शो टाइम। अब जो टाइम है ना, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में टाइम का जो डिवीजन है ना, वो सेम तरीके से है। लेकिन टेंस में जो है 3 टाइप्स के डिवीजन है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो ये हर एक लैंग्वेज के लिए या हर एक प्लेस के लिए ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि कहीं पे अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है, ये इंग्लिश या स्पोकन कुछ भी करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग हमेशा टेंस से ही या ग्रामेटिकल रूल से ही करवाई जाएगी। तो ये चीज़ नेसेसरी नहीं है। नाउ some languages have 6 different tenses form to express time, while other language like English have only 2 tense form। यहाँ पे बोला गया है कि कुछ जो लैंग्वेजेस होती हैं वहाँ पे ना 6 डिफरेंट टेंस होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं टाइम को, लेकिन जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वहाँ पे 2 ही टेंस है, पास्ट और प्रेजेंट। नाउ अब इसमें आपको यहाँ पे क्या चीज़ बता रखा है कि ये जो टेंस है ना, ये फर्स्ट एस्पेक्ट हो गया कि आप इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। इंट्रो कभी आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि आप इसको इंट्रो लिखिए या फिर थ्योरी के पोर्शन में लिखिए। अब ये चीज़ मत भूलना गाइस कि आप लोगों का ना ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का एग्जाम है, तो उसमें आपसे ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। आपसे इसमें चेक योर प्रोग्रेस गिवन होती है टैप पैटर्न बताने के लिए, लेकिन ये मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको यूनिट का थोड़ा इंट्रो पता हो कि इसमें क्या चीज़ के रिलेटेड बात की गई है। नाउ इन इंग्लिश ओनली 2 सेंटेंसेज। तो ये आपको बता दिया कि इंग्लिश में 2 ही सेंटेंसेज, 2 टाइप के टेंस होते हैं, एक होता है पास्ट और एक प्रेजेंट, जो कि जितने भी टाइप का टाइम होता है उन सबको इंडिकेट करता है। लेकिन अब ये जो चीज़ है ना, इसको और थोड़ा एलैबोरेट करते हैं एस्पेक्ट के फीचर से। टेंस एंड एस्पेक्ट टुगेदर गिव्स अ कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। जब टेंस और एस्पेक्ट को दोनों को साथ में लिया जाता है तो उस टाइम पे हमें एक कंप्लीट जो टाइम पीरियड होता है या जो एग्जैक्टली जो टाइम का एक्सप्रेशन होता है वो आपको पता चलता है। Aspect shows the manner in which action denoted by the verb is experienced or considered, whether the action is regarded as complete or continuous, repetitive, frequent or time and so on। जो aspect है ना, वो action की बात करते हैं। action मतलब कि या तो हो सकता है वो काम ख़त्म हो चुका है, या हो सकता है कि वो काम चल रहा है, या फिर वो काम होगा, मतलब कोई भी है, या फिर वो continuation में है काम, कोई भी तरीके का जो होता है। ये सब चीज़ें aspect में आती हैं कि एक पर्टिकुलर जो एक्शन है ना वो कैसे हो रहा है वर्ब से। अब वो
चीज़ इनमें कोई भी हो सकता है, या तो वो एक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया या फिर कॉन्टीन्यूस में है, या वहाँ पे रिपीटेशन हो रही है, फ्रिक्वेंट है, या फिर ऑन टाइम है, या फिर सिंगल टाइम हुआ और उसके बाद में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब अभी ये आपको ना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे जैसे मैं इसको और एलेबोरेट करूँगी ना आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी। नाउ इंग्लिश वर्ब हैव 3 मेन एस्पेक्ट। जो इंग्लिश है ना उसमें 3 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है प्रोग्रेसिव, एक होता है परफेक्ट एंड नेक्स्ट वन इज़ पैसिव। जो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है इसको हम कॉन्टीन्यूस भी कहते हैं, वाइल द परफेक्ट इज समटाइम्स कॉल्ड द परफेक्ट। जो प्रोग्रेसिव है ये क्यों, कौन सा एस्पेक्ट होता है, कॉन्टीन्यूस, मतलब कोई काम कॉन्टिन्यूशन में हो रहा है, जैसे डूइंग, ईटिंग, मतलब आप वो काम कर रहे हैं, ईटिंग खा रहे हैं, डांसिंग, तो वो चीज़ हो रही है, मतलब कि जिसके पीछे आपने ING लगा दिया, इट मीन्स कि वो काम वर्क ऑन प्रोग्रेस है। और जो परफेक्टिव होता है इसे समटाइम्स हम इसको कहते हैं परफेक्ट। नाउ टॉपिक से स्टार्ट करते हैं टेंस इन इंग्लिश। अगर टेंस की बात करें तो मैंने आपको फर्स्ट में जो इससे पहला वाला पार्ट था उसमें भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अगर एस आप लगाते हैं ना तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये कई बार प्रेजेंट टेंस को भी शो करता है, जैसे यहाँ पे देखिए प्लेज लिखा है, राइट्स लिखा है, स्लीप्स लिखा है, एक्सेट्रा। तो इसका मतलब ये है ही स्लीप्स, ही वह सोता है, ही प्लेज वह खेलता है। तो जो प्रेजेंट में भी काम हो रहा है वहाँ पे भी आपने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट एंड बाय द बेस फॉर्म प्ले, राइट, एक्सेट्रा फॉर ऑल अदर पर्सन्स। तो मतलब कि आपके पास में प्ले, राइट, स्लिप ये क्या थी, बेस फॉर्म सी, और इसमें आपने एस या ES लगा के इसको कंटिन्यू कर दिया। इसके बाद में अगर हम पास्ट की बात करें तो वहाँ पे ED या फिर D और T ऐसे वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। अब देखिए अगर नॉर्मल टेंस होता है, मतलब नॉर्मल वर्ब होता है, तो प्ले, प्लेड, प्लेड हो गया, इस तरीके से होता है, प्रिपेयर्ड हो गया, स्लैप्ड हो गया। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको वर्ड्स को पूरी तरीके से चेंज देखने को मिलेगी फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल राइट, रोट, रिटन। तो यहाँ पे देखिए राइट फर्स्ट फॉर्म हो गई, रोट सेकेंड हो गई, रिटन थर्ड फॉर्म हो गई, सिंग, सैंग और संग। तो ये भी क्या है, पूरी तरीके से डिफरेंट, मतलब कि कुछ ऐसी वर्ब्स भी होते हैं जिसमें आपको ED या फिर D लगा के आप उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे 2 तरीके हैं आपको टेंस में इंग्लिश के जो दे रखे हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट आता है एस्पेक्ट्स इन इंग्लिश। एस्पेक्ट्स में क्या क्या है, एक तो होता है प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि कोई चीज़ क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूशन में है, कॉन्टिन्यू है वो चीज़। कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड द ING, मतलब या तो आपने बी वर्ड यूज़ कर दिया या फिर ING का कॉम्बिनेशन करके इन वर्ड्स को बना दिया। फॉर एग्जाम्पल इज कमिंग, वॉज बीइंग, आर प्लेइंग। तो ये क्या है, डूइंग। ये यहाँ पे आपको ING लगा रख के ये बताया जा रहा है कि ये चीज़ है ना, ये कॉन्टिन्यूशन में वर्क है। परफेक्टिव एस्पेक्ट जो होता है ये था प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। अब आता है परफेक्टिव एस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो एस्पेक्ट है इसके 3 मेन टाइप्स हैं, एक है प्रोग्रेसिव, सेकंड परफेक्ट एंड नंबर थर्ड इज़ पैसिव। तो ये फर्स्ट था प्रोग्रेसिव जिसमें कॉन्टिन्यूशन में काम होता है, इसका मतलब ING वर्ड को यहाँ पे लगा दिया गया। नेक्स्ट आता है परफेक्टिव एस्पेक्ट। इसमें क्या होता है, जब आप हैज़ या हैव वर्ड का यूज़ करते हैं। हैज़ गाइस आप यूज़ करेंगे जब कोई सिंगुलर चीज़ होती है, जैसे ही, शी, इट, एक गर्ल, एक बॉय, या फिर कोई भी एक चीज़ की बात हुई है, इट कोई भी एक नॉन लिविंग थिंग की बात हुई है, तो आप हैज़ वर्ड यूज़ करेंगे। वहीं जब आप प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पे हैव का यूज़ करते हैं, जैसे दे, वी, आई, इस टाइप से। नाउ ED और ENB जो परफेक्टिव एस्पेक्ट होता है इसमें इसको लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हैज़ टेकन, हैव डिसाइडेड, हैड रिटन, हैज़ बीन। अब यहाँ पे हैज़ और हैव आपने वर्ब से पहले यूज़ किया, उसके बाद में टेकन, डिसाइडेड, और ये चीज़ें आपने इसकी फॉर्म्स के अकॉर्डिंग लगा दी। नाउ प्रोग्रेसिव एंड परफेक्टिव एस्पेक्ट के बाद में आता है पैसिव एस्पेक्ट। पैसिव में क्या चीज़ होती है, बी लगा है और उसके साथ में ED और EN दोनों ही तरीके से। अच्छा आप मुझे ये कमेंट करना, जो परफेक्टिव एस्पेक्ट है उसमें भी सेम रूल है और जो पैसिव एस्पेक्ट है इसमें भी सेम रूल है, तो आपको मुझे ये बताना है कि इन दोनों में ना डिफरेंस क्या है। तो आप मुझे ये चीज़ बताएंगे कमेंट में। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे एक बार थोड़ा और बता देती हूँ, इसमें जो वर्ड्स का यूज़ किया गया है, वॉज टेकन, इज़ डिसाइडेड, आर रिटन, वर बीटन। वॉज हमेशा सिंगुलर के लिए आएगा, पास्ट टेंस की बात है, लेकिन ये सिंगुलर में आएगा, जैसे कि ही, शी, इट होता है। और इज़ हो गया मतलब जो है वाली सिचुएशन है, जो करंट में सिचुएशन थी। आर का भी मतलब ये इज़ और आर जो होता है, इज़ सिंगुलर के लिए आता है, आर हमेशा प्लूरल के लिए आएगा, और वर भी किसके लिए आएगा, प्लूरल के लिए आएगा। तो यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स गिवन थे एस्पेक्ट्स इन इंग्लिश। सो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, आपको क्वेश्चन थोड़ा सा आपका एप्लीकेशन बेस्ड आएगा। तो आप ये यूनिट थोड़ी टफ है, तो इसलिए इसको प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा बार आप पढ़िएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ। नाउ
इट इज़ पॉसिबल दैट अ वर्ब फ्रेज मे हैव 2 और 3 एस्पेक्ट्स टुगेदर। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि जो वर्ब फ्रेज है ना उसमें ये तीनों एस्पेक्ट एक साथ हो, प्रोग्रेसिव हो, परफेक्ट हो और पैसिव हो, और ये भी हो सकता है कि तीनों में से कोई एक एस्पेक्ट का यूज़ किया जाए। अब इसमें एग्जाम्पल है हैज़ बीन वेटिंग, हैज़ बोथ परफेक्टिव एंड प्रोग्रेसिव। अब वो कैसे, परफेक्टिव या प्रोग्रेसिव, पहले प्रोग्रेसिव की बात करते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूशन में कोई काम चल रहा है, तो वेटिंग वर्ड इस चीज़ को डिनोट करता है। ING आपने लगा दिया तो आप यहाँ से ऊपर से देखिए ING वर्ड जब लग रहा है तो वो कौन से एस्पेक्ट में आता है, प्रोग्रेसिव में। तो ये जो वेटिंग वर्ड है ना इसकी वजह से किस में आया, प्रोग्रेसिव में। लेकिन परफेक्टिव में क्या आता है, हैज़ बीन। अब सेकेंड में देखिए यहाँ पे परफेक्टिव एस्पेक्ट में क्या आता है, हैज़ और हैव, तो यहाँ पे क्या है, हैज़ बीन। तो इट मीन्स कि ये जो सेंटेंस है आपके पास में ये परफेक्टिव भी है हैज़ की वजह से और प्रोग्रेसिव भी है वेटिंग की वजह से। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट में भी देखिए हैव बीन किल्ड, तो यहाँ पे ये किल्ड वर्ड है ना, तो हैव बीन तो हो गया आपकी परफेक्टिव हो गया, लेकिन किल्ड वर्ड हो गया यहाँ पे, मतलब कि पास्ट टेंस की बात करी गई है, तो ये कौन सा, पैसिव एस्पेक्ट हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आप यूजुअली यहाँ पे पढ़ सकते हैं ताकि जब आप चेक योर प्रोग्रेस को अटेम्प्ट करें तो आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए। नाउ इंग्लिश में ग्रामेरियंस टॉक अबाउट 5 मेजर मूड्स। अभी आपको मैंने 2 एस्पेक्ट्स बताए, एक हो गया टेंस जो कि टाइम से रिलेटेड था, एक था एस्पेक्ट जिसमें आपने 3 चीज़ों की बात करी, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और पैसिव। इसके बाद में थर्ड आता है आपके पास में मूड। मूड यहाँ पे टोटल आपके पास में ना 5 मेजर मूड्स गिवन है। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और सब्जेक्टिव। इनको प्लीज़ अच्छे से पढ़िए क्योंकि इसके ऊपर आपके चेक योर प्रोग्रेस गिवन है। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव, सेकेंड इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और सब्जेक्टिव। इसको मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज़ पास द बुक टू मी। मतलब आपके पास में कोई बुक है, आप किसी को बोल रहे हैं कि क्या वो बुक आप तक पास की जा सकती है। तो इस सेंटेंस को पहले समझिए। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या बताता है कि ये क्वेश्चन क्या है, एक इंटेरोगेटिव है। मतलब कि जिनमें क्वेश्चन मार्क होता है वो क्या वाले सेंटेंस होते हैं और वो कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुड यू प्लीज़ लिखा है तो इट मीन्स ये क्या है, यहाँ पे रिक्वेस्ट भी हो रही है। इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस में क्वेश्चन के साथ साथ में क्या चीज़ हो रही है, रिक्वेस्ट हो रही है। आई रिक्वेस्ट यू टू गिव मी द बुक is again a request and not a statement. Its structure tells us that is a declarative sentence. तो ये जो टाइप का सेंटेंस है ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन हो, इंटेरोगेटिव हो प्लस एक रिक्वेस्ट हो, मतलब कि ये पूरी तरीके से स्टेटमेंट नहीं है, तो उसे हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद में और जो पॉइंट्स हैं इसको अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। पहले मतलब बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो इसमें जो जो जैसे जैसे आ रहा है इसलिए मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ। नाउ यहाँ पे आता है फीचर्स ऑफ वर्ब। फीचर्स ऑफ वर्ब मैंने आपको समझा दिया, एक होता है टेंस, एक होता है एस्पेक्ट एंड सेकंड थर्ड वन इज मूड। ये तीनों स्टार्टिंग में यहाँ पे मैंने आपको बताया, टेंस, एस्पेक्ट एंड मूड, ये लिखा। टेंस में बात करेंगे प्रेजेंट पास्ट हो गया, एस्पेक्ट में आपके पास में प्रोग्रेसिव होता है, पैसिव होता है और परफेक्टिव होता है। ये 3 हो गए, यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं, इनको आपको याद रखना है। और जो मूड होते हैं इसमें आपके पास में टोटल 5 होते हैं। फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव, सेकेंड इंटेरोगेटिव, थर्ड वन इज इम्पेरेटिव, नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी और नेक्स्ट वन इज सब्जेक्टिव। ओके, सो माय डियर व्यूअर्स, आपकी ये यूनिट में अब आता है चेक योर प्रोग्रेस। क्वेश्चन में अगेन सेम चीज़ आपको टेक्निक फॉलो करनी है, वीडियो पोस्ट करना है, आंसर्स को खुद से लिखना है और फिर मैच करना है कि कहाँ पे मिस्टेक है और कहाँ पे नहीं है। नाउ आपको ना टेंस पहले तो आइडेंटिफाई करना है और एस्पेक्ट बताना है, जो वर्ब फ्रेज है उसका एस्पेक्ट कौन सा है। टेंस आपको आइडेंटिफाई करना है, या तो प्रेजेंट टेंस होगा या पास्ट टेंस होगा। और एस्पेक्ट में आपको क्या बताना है, एस्पेक्ट ऑफ द जो वर्ब फ्रेज है उसका एस्पेक्ट बताना है। तो इट मीन्स यहाँ पे इन तीनों में से एक होगा, मूड की कोई बात नहीं है यहाँ पे, तो आपको ये 2 चीज़ करनी है, टेंस और एस्पेक्ट। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास में और इसके बाद में देखिए यहाँ पे भी पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में अब हम करते हैं 3.6 स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ब फ्रेज। अब यहाँ पे क्या है, एक होता है ऑब्लिगेटरी एलिमेंट और एक होता है ऑप्शनल एलिमेंट। अगर आप ये जो यूनिट है, मतलब ये बुक है BEGG 172, अगर आप इस कोर्स की सारी वीडियोस मेरी स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हैं तो ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स और जो ऑप्शनल एलिमेंट्स होते हैं इनको मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और अगर आप आज इस वीडियो पर नए हैं और अभी तक आपने और वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि किसी सेंटेंस में जिनकी बहुत नेसेसिटी होती है, मतलब
मतलब कि सेंटेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और उनके बिना जो सेंटेंस है ना वो इनकम्प्लीट रहता है, उन्हें हम ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स कहते हैं। और ऑप्शनल वो एलिमेंट्स होते हैं जो सेंटेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, बस सेंटेंस को हम थोड़ा बड़ा बना देते हैं। लेकिन अगर इन केस वो जो वर्ड्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं उनको हटा भी दिया जाए तो सेंटेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ obligatory elements of the verb phrase is a tense. Every finite verb phrase carries either past or present tense. जो भी finite verbs होते हैं उनके अंदर या तो past tense होता है या present tense होता है। finite verbs और non finite verbs क्या होते हैं इसके लिए आपको इसकी पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। नाउ इन एनी वर्ब फ्रेज देयर विल बी एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स। जो भी वर्ब फ्रेज होता है ना, पूरा सेंटेंस आपको गिवन है, इसके अंदर 2 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है उसका टेंस। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ब फ्रेज की बात करी गई है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे कि टाइगर किल्ड। ये जो वर्ड्स अंडरलाइन है ना, आपको उस पर फोकस करना है। फर्स्ट वर्ड क्या है? किल्ड। किल्ड में 2 चीज़ें हैं, एक है वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? किल, मतलब कि मारना, और टेंस ईडी। ईडी बताता है कि ये कौन सी टेंस हो गई है? पास्ट टेंस। तो नेक्स्ट वन इज लाइक्स। अब देखिए यहाँ पे लाइक एक वर्ब हो गई आपके पास में, इसके साथ में एस लगा हुआ है, इट मीन्स ये क्या बताता है? प्रेजेंट टेंस को। मैंने आपको ना गाइस ये चीज़ बताई है कि एस और या ई एस जब हम लगाते हैं तो बिल्कुल भी ये नेसेसिटी नहीं है कि आप उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करें। एस या ई एस जो वर्ब के साथ में आप लगाते हैं वो कई बार प्रेजेंट टेंस को भी शो करता है। नाउ 1000 ऑफ टूरिस्ट विजिट द स्पॉट एवरी ईयर। तो विजिट है ना, यहाँ पे नॉर्मल वर्ड लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, तो ये भी कौन सा हो गया? प्रेजेंट टेंस। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, जो सेंटेंस को, जो वर्ड को अंडरलाइन किया गया है उसमें आपको बताना है कि मेन वर्ब कौन सी है और उसके साथ में जो टेंस है वो कौन सा है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सम फ्रेजेस में कंटेन फॉर्म्स ऑफ प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ कॉन्टिनेशन में है, कॉन्टिनेशन में वो चीज़ प्ले हो रही है। और एक होता है परफेक्टिव एस्पेक्ट। परफेक्टिव एस्पेक्ट का मतलब होता है हैव या हैज़ लगाया और उसके साथ में अपनी ईडी या फिर ईएन लगा दिया। तो ये जो दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं ना, ये प्रेजेंट होते हैं। परफेक्टिव कम्स बिफोर द प्रोग्रेसिव। इन एडिशन वर्ब फ्रेज में ऑल्सो हैव द पैसिव एस्पेक्ट। तो बेसिकली जो एस्पेक्ट्स हैं वो 3 होते हैं, एक होता है प्रोग्रेसिव, सेकेंड वन इज पैसिव एंड नंबर थर्ड इज परफेक्टिव एस्पेक्ट। यहाँ पे आपको ना अगेन सेंटेंसेस गिवन है और ये सेंटेंस ही आपसे एग्जाम में आते हैं, कभी भी रूल्स नहीं पूछे जाएंगे, आपको सेंटेंस को ही देख के सब कुछ पहचानना पड़ता है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, जो अंडरलाइन वर्ड है उस पर फोकस करना है। पीपल आर वेटिंग फॉर बेटर टाइम्स। आर वेटिंग, आर वेटिंग का मतलब कोई चीज़ कॉन्टिनेशन में हो रही है, इट मीन्स कि ये कौन सा हो गया? प्रोग्रेसिव। अब इसमें प्रोग्रेसिव में वेटिंग में लगाया तो आपने क्या किया? आर प्लस आई एन जी, तो ये क्या हो गया? प्रोग्रेसिव हो गया। नेक्स्ट में आपने देखा हैज़ और उससे नेक्स्ट में क्या है? हैव। तो हैज़ और हैव वर्ड है आपके पास में, यहाँ पे टेकन है और ये क्या है? टॉकिंग। सो आपको ये देखना है कि ये टेकन वर्ड तो लिखा है लेकिन यहाँ पे आगे क्या लगा रखा है? हैज़। तो इट मीन्स कि ये कहाँ पे आता है? ये आता है परफेक्टिव में। तो आपने ये लिख दिया। यहाँ पे बीन वर्ड लिखा हुआ है, तो बीन किस में आता है? परफेक्टिव में। आपने ये चीज़ें लिख दी। प्लस यहाँ पे टॉकिंग है, टॉकिंग का मतलब क्या है? वो वहाँ पे बात हो रही है, मतलब कि कॉन्टिनेशन में। तो इस सेंटेंस में दोनों चीज़ें हैं, परफेक्टिव भी और प्रोग्रेसिव भी। मतलब कि इन शॉर्ट आपको ये चीज़ समझनी है कि एक सेंटेंस में तीनों एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। कोई काम कॉन्टिनेशन में पास्ट से कंटिन्यू चला आ रहा है और एक सेंटेंस में तीनों में से कोई एक भी हो सकता है। तो वो चीज़ डिपेंड करती है कि आपके पास में सेंटेंस कौन सा गिवन है। अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी सेंटेंस से रिलेटेड, ये इसका शॉर्ट नोट दे रखा है कि अभी तक आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं। फॉर एग्जांपल जो वर्ब फ्रेज है उसमें 2 ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स होते हैं। ऑब्लिगेटरी मतलब जो नेसेसरी होती है, बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट लगता है। सो उसमें एक मेन वर्ब होती है और एक क्या होता है? टेंस होता है। इसके अलावा और भी कुछ ऑप्शनल एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें ऑप्शनल एलिमेंट में क्या होते हैं, जैसे कि कुछ मोडाल्स हो गए या फिर प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट हो गया, परफेक्टिव एस्पेक्ट हो गया, ये सब। नेक्स्ट आता है देयर में बी एनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन वर्ब फ्रेज। अब यहाँ पे जो वर्ब फ्रेज है ना उसमें कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना उसके अंदर टेंस कैरी होती है। इनके और अभी एग्जाम्पल्स आपको गिवन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ना चेक योर प्रोग्रेस गिवन है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स गिवन होंगे। एक बार लास्ट पॉइंट और देखते हैं इसका।
ऑब्लिगेटरी और जो ऑप्शनल एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्लिगेटरी मतलब कि जो बहुत नेसेसरी होते हैं, जिनके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं रहता। ऑप्शनल एलिमेंट्स आर दोस्त जिनके बिना सेंटेंस को अगर जिनको सेंटेंस से हटा भी दिया जाए तो कोई ज़्यादा दिक्कत या ज़्यादा फर्क सेंटेंस पे नहीं पड़ता। जो मेन वर्ब रहती है वो हमेशा रह जाती है। नाउ यहाँ पे कुछ आपको ना सीक्वेंस गिवन है। पहला क्या है, वर्ब फ्रेज, ओके। सेकंड उसमें आता है टेंस, टेंस के बाद में इसमें आता है मोडाल, और मोडाल के बाद में इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, या तो परफेक्टिव हो सकता है, या प्रोग्रेसिव हो सकता है, या पैसिव हो सकता है। एंड उसके बाद में मेन वर्ब आती है। लेकिन ये तीनों में से तीनों भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, बट आपका जो सेंटेंस का सीक्वेंस होगा ना वो यही होगा। पहले आपको वर्ब फ्रेज लिखनी है, जो भी सेंटेंस होगा उसमें वर्ब फ्रेज लिखनी है, मतलब जो एक्शन वर्ड्स हैं, जो वर्ब है, जो काम हो रहा है वो, फिर उसका आपको टेंस बताना है, फिर अगर उसमें मोडाल है तो वो लिखना है, देन जो परफेक्टिव है वो, प्रोग्रेसिव, पैसिव। ये जो आपको ब्रैकेट में गिवन है ये चीज़ें ऑप्शनल है, अगर ये सेंटेंस में है तो आपको पहचान के लिखनी है। अदरवाइज जो मेन है वो वर्ब फ्रेज है, टेंस है और मेन वर्ब है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे, फिर आप चेक योर प्रोग्रेस को अटेम्प्ट करिएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, हैव किल्ड। हैव किल्ड, किल्ड जो है ना ये क्या है, आपकी मेन वर्ब है, तो ये वर्ब फ्रेज हो गया। अब हैव किल्ड बोला गया है तो यहाँ पे कौन सी वाली जो फॉर्म है वो यूज़ होगी। उसके बाद में आपके पास में परफेक्टिव है, प्रोग्रेसिव है या पैसिव है, तो वो बताना है, और फिर जो मेन वर्ब है वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। सो ये कुछ चीज़ें थी आपके पास में। और यहाँ पे आता है आपके पास में चेक योर प्रोग्रेस 3, और ये देखिए आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, और फिर उसके बाद में आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है खुद से, और वीडियो को पोज करके और आंसर्स को फिर आप मैच कर सकते हैं। वैसे तो गाइस जो आपको रूल्स मैंने यहाँ पे समझाए हैं, जो आपको बुक में गिवन है, उन रूल्स पे ये सारे क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ ना एक्सेप्शन केसेस आ जाते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत रूल को आपको चेंज करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ तक कि आपकी चेक योर प्रोग्रेस पूरी कंप्लीट हो गई है। अब ये जो यूनिट है, यूनिट 3, इसका लास्ट पार्ट रह गया है, जिसमें मैं आपको इसकी रिविजन एक्सरसाइज और कुछ यहाँ पे मॉडल्स गिवन है ये आपको पढ़ाऊँगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, एंड आपके एग्ज़ाम्स के लिए गुड लक, और आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी सी हो जाए। आपके एफर्ट्स जो है ना उससे आपकी मार्कशीट बहुत बहुत अच्छी बन के आए, आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।